Hi, dear students. So, in the last topic, we had studied about the basics of taxonomy, जो टैक्सोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यानी कि नोमेनक्लेचर। और उसके बाद फिर आपने किसी नई चीज़ को अगर आइडेंटिफाई किया है नाम देने के बाद आप उसके करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो identification and characterization of that particular species so that you can describe it to others, and others, if they have that species, by using that description they can reach that particular name which you have assigned using certain rules or certain set of codes called as ICBN or ICZN, which is International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature. So these nomenclatures are, in the today's times, they are mainly based on the binomial nomenclature which was proposed by Carolus Linnaeus. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा था। और फिर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये ऑलरेडी देखा कि वेन एवर यू गेट और you identified a new species which the world was not knowing, जो कोई ऐसी स्पीशीज़ चाहे वो प्लांट की हो या किसी लार्ज या स्मॉल एनिमल की हो या चाहे किसी और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की हो, पहली बार जब आपने देखा तो आप उसके फीचर्स है, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स है, क्या करोगे, उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करोगे, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में आप को अगर ये पता करना है कि स्पीशीज़ पहले से नोन है तो क्या करोगे, आप वो जो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को आप एक सिस्टमेटिक वे में जो रूल्स जो प्रपोज किए गए हैं और जो ऑलरेडी स्पीशीज़ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैनुअल्स में अवेलेबल है, हर जो कैटेगरीज, हर ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन जो टैक्सोनॉमिस्ट्स ने ऑलरेडी जो है स्टोर करके वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर रखी है। तो you will go and see those characters in that manual, and you will see if somebody has reported all those characters which you are seeing in that particular organism or not. If they are available, then you can easily find the name of that particular organism and you will know whether it was already known or not. In case you don't find those characteristics, the detailed characteristics of that particular organism, then you now know that okay, this is probably the new species which you have discovered. Okay, so then you get excited and then you tell other scientists about that, okay, that I have observed this and this and this is the characteristics. And then what you do, using a already established set of procedures and rules which are already encoded in the standard international ways, then you just make a draft of these characters and you publish those findings. You assign a name to this particular organism, and so this is how the story goes on, right? So now if we turn to the taxonomic categories, what happens that we already have seen that whenever you are doing identification or characterization, जब भी आप कोई ऑर्गेनिज्म है नया मिला है तो उसको आप करेक्टराइजेशन कर रहे हो या उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको ऑब्ज़र्व करोगे। आप उसके जो ऑब्वियस फीचर्स हैं सबसे पहले वो देखोगे आप, उसके बाद जो उसके डिटेल्ड फीचर्स हैं उसके माइक्रोस्कोपिकली आप उसको बहुत डिटेल में जा कर के उसके फ्लावर्स के डिफरेंट अरेंजमेंट, उसके पास कितने सेपल हैं, कितने पेटल है, स्टेमन कैसा है, ठीक है, जॉइंटेड है, बंडल्स में है कि सब फ्री है एक दूसरे से, स्टेमन पेटल से अटैच्ड तो नहीं है, राइट, या लीव्स हैं तो लीव कॉम्प्लेक्स लीव है, सिंपल लीव्स है, या फिर जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट है, अपोजिट है, डिकसेट है, है पामेट है या पिन्नेट है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स जो है उसका करेक्टराइज करोगे,
रूट्स का मॉडिफिकेशंस देखोगे, स्टेम शूट और जो लीव्स का मॉडिफिकेशन देखोगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स देखोगे, आप उसकी अनाटमी भी देख सकते हो, उसका डिसेक्शन करके उसके स्टेम में किस तरह के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, कितने वेस्कुलर बंडल्स हैं, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ये सारी जो है डिटेल्स आप इवन in addition to morphological and anatomical details, you will see several other details as well. Okay, तो इन सब की बेसिस पे आप कैरेक्टराइजेशन करते हो. So what happens that if you take any organism, you will find certain similarities or certain differences to certain other existing organisms, right? So based on these similarities and dissimilarities, I already had told you that you will start placing this organism into different categories. Okay, so these groups or categories actually are one category, and then above that there will be certain other category, then above that there will be again certain category. तो आप इसको ऐसे सिंपल उसमें समझ लीजिए कि जैसे आपका जो प्लेस है, ठीक है, मान लीजिए मानूर है, तो मानूर कहाँ पे आता है? कलवंड में आता है. फिर कलवंड कहाँ पे आता है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है. नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में, नॉर्थ महाराष्ट्र में आता है, फिर महाराष्ट्र में आता है, फिर इंडिया में आता है. तो आप एक सर्टन कैटेगरी, सर्टेन जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक बढ़ते लेवल पे, इंक्रीजिंग लेवल पे आप असाइन करते हो, राइट. तो इसी तरह से जब आप कोई नया ऑर्गेनिज्म पाते हो तो उसमें क्या करते हो कि आप उसको बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज, बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस विद सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स, यू असाइन सर्टेन ग्रुप्स. ठीक है, तो आप एक इन जनरल जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हो तो सबसे पहले जो हमने 3 ब्रॉड जनरल कैटेगरीज बोली कि प्लांट है या एनिमल है या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये चीज़ 3 में से किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, हालांकि एनिमल में ऑल्सो बी माइक्रोस्कोपिक, सो इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट एटलीस्ट इफ़ वी से ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, तो आप देख करके उसको ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि ये एनिमल की कैटेगरी से बिलोंग करता है या प्लांट की कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट. तो जस्ट 1-2-3 फीचर होंगे, उसकी बेसिस पे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो. उसके बाद फिर और थोड़ा सा नीचे के लेवल पे जाओगे और डिटेल देखोगे, फिर आपको पता चला कि अगर मान लीजिए एनिमल है तो ये कार्निवोरस है या फिर वेजिटेरियन है, तो ग्रास ईटिंग है. फॉर एग्जांपल गोट है तो शीप है, काउज है, ये सब ग्रास ईटिंग हो गए. कार्निवोरस है तो डॉग्स हो गया, टाइगर, वुल्फ, these organisms. So if it is a carnivore, then probably it is more related to the other carnivorous animals. So इस तरह से आप डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ग्रुप्स में आप उसको डिवाइड करते हो. तो यही चीज़ है जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो उसमें ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं. ओके, अब हम इसको थोड़ा बहुत ही इजी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं. तो एक्चुअली जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनको अगर आप देखें तो दे आर फॉलोइंग ए सर्टेन ग्रेडेशन. ठीक है, कुछ कैटेगरीज हैं जैसे अगर 2 ह्यूमन के बीच आप सिमिलरिटीज देखेंगे तो यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू इफ़ यू कंपेयर ए ह्यूमन विद द डॉग, राइट. सो जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, सी ह्यूमन एंड डॉग बोथ कैन बी इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ द animals, right? Or a dog and cat both can be included under the category of animals, but all the species of dog are more similar to each other as compared to the similarity between a cat and a dog, right? तो जैसे जैसे आप लेवल पे ऊपर जाएंगे जो सिमिलैरिटीज़ है वो कम होती जाएंगी. डॉग से सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, डॉग की कैट से कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन डॉग की या कैट की गोट से सिमिलैरिटी और भी कम हो जाएगी, राइट. फिर अगर आप गोट की एक मान लीजिए इंसेक्ट से सिमिलरिटी देखते हो तो वो फर्दर कम हो जाएगी. तो जो नंबर ऑफ़ सिमिलरिटीज़ हैं या नंबर ऑफ़ डिफरेंसेस हैं वो वेरी करेंगे जिस लेवल पे आप जाएंगे उस तरह से. सो ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ द टैक्सोनॉमी, all these taxonomic categories one upon another or at different levels, when they are arranged in a systematic way, all these taxonomic categories are actually called as taxonomic hierarchy. ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है?
कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप ऑब्जर्व करते हो, ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आप सबको इकट्ठा कर दीजिए और उनको एक लेवल में अरेंज कर दीजिए, तो उससे जो अरेंजमेंट बनता है वो सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक साथ हम जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ठीक है। और ईच कैटेगरी जो है, ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है, उसको हम एक तरह से एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। एक इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द क्लासिफिकेशन, इट रिप्रेजेंट्स ए कैटेगरी, इट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप। तो ग्रुप, कैटेगरी, रैंक, टैक्सॉन, ये एक तरह से वर्ड्स जो हैं इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स को यूजुअली हम कार्निवोरा ग्रुप जो है उसमें रखते हैं। तो कार्निवोरा जो एक कैटेगरी हो गई, इसको आप ग्रुप भी बोल सकते हो, कैटेगरी भी बोल सकते हो, इट्स ए रैंक ऑल्सो, इट्स ए टैक्सन ऑल्सो। बट मैं यहाँ पे आपको एक स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो हम जनरल टर्म्स में, जनरल लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में हम कुछ जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। क्योंकि जो हम डेली रूटीन की लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनका मीनिंग जो है वो वाइड होता है, एंड इट मे हैव सर्टेन implications, certain variations, right? But if you use a scientific terminology, there will be no confusion, okay? तो इसीलिए हम जो ग्रुप या कैटेगरी है या डिफरेंट रैंक्स ऑफ दीज कैटेगरीज हैं उनको क्या बोलते हैं? टैक्सॉन सिंगुलर में और प्लूरल में टैक्सा बोलते हैं। सो लेट मी टेल यू हियर दैट नाउ यू कैन यूज द ग्रुप, कैटेगरी and taxon interchangeably, but actually, strictly speaking, category is not a taxon. Why? Because see, each taxon represents a category. हर टैक्सॉन एक तरह की कैटेगरी है, लेकिन ईच कैटेगरी में नॉट बी ए टैक्सॉन, बिकॉज कैटेगरी मीन्स इट्स ए जनरल वर्ड, इट्स ए ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग, ओके? सो यू कैन कैटेगराइज even the sand or even the stones into different ways, right? But when we are saying taxon, here taxon word has very specific meaning. Taxon means a certain group or certain category of organisms which have been arranged in a very systematic way, okay? And it represents a rank or it represents a group when you are doing the characterization or classification of the organisms. Okay, so it has a very restricted and very specified, very unique meaning. That is why taxon and category thou seem to be synonymous, but आप जब एज ए साइंस स्टूडेंट आप स्टडी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है. सो ईच कैटेगरी डज नॉट रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन, बट ईच टैक्सॉन एक्चुअली इज ए कैटेगरी. ओके, तो कैटेगरी एक जनरल वर्ड है, एक हमारे डेली रूटीन लैंग्वेज का पार्ट है. सो आई होप इट्स क्लियर. ये कई बार नीट में पूछा भी गया है कि टैक्सॉन और कैटेगरी जो है इनके वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स को रख करके और फिर उस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है. सो वेन एवर यू डू ए क्लासिफिकेशन, you do these characterizations of the organism, and based on that you place that organism into a hierarchy of these taxa. Okay, जैसे पहले हमने बताया कि पहले आप उसको एनिमल या प्लांट में कैटेगराइज कर सकते हो. तो एनिमल एक तरह से एनिमल या प्लांट ये एक रैंक हो गया या ये एक टैक्सा हो गया. फिर एनिमल से नीचे आओगे तो आप वेजिटेरियन है या कार्निवोरस है तो कार्निवोरस ग्रुप में रखोगे तो ये दूसरा टैक्सन हो गया. सो एन ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इनटू ए हायरार्की ऑफ द टैक्सा and it is done based on the characteristics, based on the properties of that particular organism. You compare the characteristics of that organism with other organisms of each taxon, and then you try to see whether which taxon will be best suited for this particular organism. Then you keep placing this into that taxa, then go to next hierarchical level, and then you placed in
place this organism into again into a next taxon, and this is how you continue placing the organism in a rank wise fashion into one taxa and then another taxa, and this is how you can classify and categorize and study it in detail. So actually for these biological organisms or entities, here in this figure you can see figure 1.1, it represents the taxonomic categories, okay, in a systematic order, in the ascending order. So the lowest category is actually species, okay. So all the organisms which are placed in species, okay, so in a given species, in a given uh, uh, level of this, so species is actually the lowest level of the taxa, okay. So in a given species all the organisms will have so many similarities, but you, if you move up to the next taxa, to the next taxon actually, which is nothing but genus, so the similarities between different categories or different organisms in the genus will be lesser, okay. सबसे ज़्यादा similarities होगी species के अंदर जो आपने place किए हैं organisms को, उनमें आप जीनस के लेवल पे जाएंगे तो डिफरेंसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे और सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो और कम हो जाएंगी। आप नेक्स्ट लेवल है उसको फैमिली बोलते हैं। तो एक स्पीशीज़ किसी एक पर्टिकुलर जीनस से बिलोंग करेगी एंड उसका एक फैमिली होगा, और वो किसी ऑर्डर से बिलोंग करेगा, उसका एक कोई क्लास होगा, और वो किसी फाइलम या डिवीज़न का भी पार्ट होगा, और फाइनली वो किसी किंगडम का पार्ट होगा, ओके। सो एक्चुअली let me tell you here itself that there are 5 kingdoms according to R.H. Whitaker. R.H. Whitaker एक साइंटिस्ट था, उसने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांटा था। उनका नाम है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, यानी एनिमल्स। ये 5 कैटेगरीज जो हैं वो हम आगे जो है स्टडी करेंगे डिटेल में कि किस तरह से ये है। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स कैन बी पुट इनटू वन ऑफ दीज 5 किंगडम्स, ओके। सो वंस यू हैव डिसाइडेड द किंगडम, देन यू कैन मूव फर्दर डाउन एंड यू कैन डिसाइड दैट विच फाइलम और डिवीज़न दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। इस तरह से आप नीचे चले आएंगे और इवेंचुअली यू विल बी एबल टू डिसाइड द स्पीशीज़, ओके। तो जो स्पीशीज़ है वो लोवेस्ट लेवल ऑफ द टैक्सॉन है, और किंगडम जो है इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सॉन में रखा जाता है। और ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये 7 नेसेसरी कैटेगरीज हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप क्लासीफाई करते हैं उनके लिए ये 7 कैटेगरीज आपको असाइन करनी पड़ेगी कि ये 7 टैक्सा जो हैं वो किसी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कौन कौन सा टैक्सा है, कौन कौन से लेवल पे वो किस किस टैक्सा में आता है, ये ज़रूरी है। अब इसके अलावा कुछ सर्टेन अदर कैटेगरीज आर आल्सो देयर, लाइक स्पीशीज़ के बाद आप सब स्पीशीज़ बोल सकते हो। फैमिली कैन बी डिवाइडेड इनटू सब फैमिलीज आल्सो, और सुपर फैमिलीज आर आल्सो देयर। इस तरह से ऑर्डर में सब ऑर्डर हो सकते हैं, क्लास में सुपर क्लास, सब क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर्टेन अदर काइंड ऑफ कैटेगरीज में आल्सो बी देयर बेस्ड ऑन सर्टेन other criteria of the similarities or differences, but these 7 are the obligate and must categories, and as you go up, what will happen, the similarities will keep on decreasing and the differences will keep on increasing, and all the organisms in a group in a species will have the highest similarity with each other, okay. So a genus will have several species, a family will have one or several genus. Similarly, an order will have one or several family. A class will have one or several orders. A phylum or division will have one or several classes in it. A kingdom will have one or several phylum or division in it. तो ये एक तरह से ब्रांचिंग होता है, यहाँ से एक होगा फिर उससे मल्टीपल आएंगे, फिर उससे मल्टीपल आएंगे, इस तरह से ये एक अरेंजमेंट होता है। तो आपको ये फिगर जो है बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है।
और इसको जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंट हायरार्चिकल टैक्सॉन्स वन बाय वन। सो फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन द स्पीशीज, ओके। जो सबसे प्राइमरी चीज़ है वो स्पीशीज है, एंड दिस इज एक्चुअली ए बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। वैसे तो जो species, genus, family, order, class, phylum, kingdom, all these are actually representing one or the another level of the classification. So each category represents a unit of classification, but the basic unit of classification is a species, okay. This is the lowest level, this is the basic level। स्पीशीज से लोअर लेवल पे भी आप जा सकते हो, तो उसको हम सब स्पीशीज या वैरायटी के लेवल बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज ए because this species belongs to the 7 obligate taxons which have been universally accepted, so this is a real and basic unit of the categorization, okay। so species में क्या होता है, here you place the organisms based on the distinct morphological similarities and distinct morphological differences, okay। तो कोई भी स्पीशीज के आप ऑर्गेनिजम्स लोगे तो जस्ट बाय सीइंग यू कैन डिसाइड based on the external morphological characters itself that they all belong to the same species, ठीक है। the kind of the organisms, the types of the organisms, actually same kinds or same types of the organisms are placed in the species, so two members or members of a species actually share maximum number of the similarities with each other, okay। there are several species, यहाँ पे कुछ examples दिए हैं, you have to remember these are important examples। so here you see that here you must follow the process or procedure of the binomial nomenclature when you are writing or when you are मेकिंग योर ओन नोट्स। सो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका क्या होता है, मैंगो को बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। यू सी हियर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज इन स्मॉल, एंड बिकॉज इट इज नॉट ए प्रिंट, इट्स ए हैंड रिटन थिंग, सो हियर यू मस्ट अंडरलाइन बोथ दिस separately, okay। तो मैंगीफेरा इंडिका is an species of mango। Solanum tuberosum is nothing but potato, okay। Solanum tuberosum is a potato। Panthera leo is the lion, शेर जो होता है, राइट, लायन। पैंथेरा लियो जो है ये बाइनोमियल नेम है किस चीज़ का, जो जोलॉजिकल नेम हम बोल सकते हैं या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, ये शेर का है, जो है लायन का। होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन, ठीक। तो ये हो गया स्पीशीज के बारे में। सो व्हेन यू हैव सेवरल स्पीशीज, so several species actually, if you are considering thousands of the species or hundreds of the species, then what you can do that if you are a taxonomist, then you have to study, you have to characterize all the organisms which are there on the earth, okay। so you have to study their differences and similarities। so what is done is that all the species which have a very close similarity to each other, that means a group of closely related species will be put together in a next higher category, which is next taxa called as genus, okay। so a group of very closely related species will be put in one genus, like here potato, tomato and brinjal, these three species have been put into a genus called as solanum। यह हमने देखा सोलनम ट्यूबरोसम किसका नाम था, पोटैटो का, तो पोटैटो का नाम हो गया सोलनम ट्यूबरोसम, तो सोलनम जीनस है। तो सोलनम जीनस के अंदर पोटैटो को भी रखा गया है, टोमेटो को भी रखा गया है, ब्रिंजल को भी। दीज ऑल थ्री स्पीशीज बिलोंग टू द जीनस ऑफ द सोलनम बिकॉज दीज थ्री हैव very close similarities with each other। and if you take another genus, and that another genus will have several species also, so the species of one genus and if you take species of another genus, they will have certain differences with each other, but
the species of a particular genus will be more closely related to each other. ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम एनिमल्स में देखें तो लायन, लेपर्ड, टाइगर, you yourself know that lion, leopard, and tiger, these are very similar species, right? Though lion is an entirely different species, leopard is entirely different species, tiger is entirely different species, but a lion, leopard and tiger are closely related to each other as compared to a lion and a donkey, right? So that is why lion, leopard, tiger, these species are put together into a genus called as Panthera. So lion is Panthera leo, okay, and leopard is Panthera. I think it is there in your book. Leopard is Panthera pardus, as you can see here, Panthera pardus, and then tiger is Panthera tigris. Okay, so these are very closely related species sharing so many common characteristics. That's why they have been all put together under category of the genus Panthera. Okay, so there is another category of the uh, animal which is, we know, these house cats. So these house cats are called as Felis domestica. Okay, so as you know that a cat, a lion, a leopard, a tiger, these are more related to each other, but as you all know that these three species are called as big cats, right? And this house cat is also called as domestic cat. So big cats themselves are more closely related, but big cats are also related to the cats, but that relationship between cat and big cats is at a higher level. Okay, so if you go to a higher level of the taxon, what we see, we find family. So family is again a unit of classification. It's it's a taxonomic category, and what is included in the family, as you can see here in this figure, that a family will have several genus. So a family is actually a category above the genus. So a family will have again a group of related genus put together into this category. So again a family will have less similarities as compared to genus, and it will have more differences. A family, a species will have most number of the similarities among its members. A genus will have similarities, but it will have less similarities among its members as compared to a species, right? Similarly, a family will again have less similarities as compared to a genus. So now, if we see this, as we have seen the Solanum members of the genus Solanum, these potato, tomato, brinjal, they all are put together into the Solanum. So similarly, these all the species of the Solanum. Then similarly, there are species of the Petunia. This is again a plant. So Solanum, Petunia and Datura. I think many of you would have seen this plant, Datura, धतूरा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं. So धतूरा जो है वो Datura की ही एक स्पीशीज होती है. Okay. So Solanum, Petunia, Datura, these plants have been categorized. These genuses have been put together into the family of Solanaceae. Okay. Similarly, there is another family, as you know, that many of you would have eaten the sweet potato also, right? Sweet potato. इसको आइपोमिया बटाटस भी बोलते हैं, हम ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं. इसी तरह से हमने एक प्लांट देखा था कस्क्यूटा, जो कि अमर बेल हम बोलते हैं. एक प्लांट होता है पैरासाइटिक प्लांट, येलो कलर का होता है. प्लांट्स के ऊपर जा कर के वो शेड कर लेता है, पूरी तरह से उस पर छा जाता है. ठीक है, तो ये स्वीट पोटैटो और कस्क्यूटा, these belong to another family of the convolvulaceae. Okay, तो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर नॉट इन द सेम फैमिली. ओके, क्योंकि जो पोटैटो और स्वीट पोटैटो, हालांकि हम उसको नाम हमने सिमिलर दे रखा है, बट उनके प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, इवन जो मॉडिफिकेशन है वो स्वीट पोटैटो इज़ नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट. इट्स ए
इसका मॉडिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका स्वीट पोटैटो का किस तरह का होता है, पोटैटो का किस तरह से होता है, राइट। पोटैटो इज़ ए ट्यूबर, स्वीट पोटैटो इज़ नॉट ए ट्यूबर। तो Solanaceae is another family. Convolvulaceae is another family. Similarly, these big cats, as we have seen, the tigers, leopard, and lion. So these, and then domestic cats. These two kinds of the cats, they can be put together into a family of Felidae. ठीक है, तो पैंथेरा के मेंबर्स और so big cats are members of Panthera. Domestic cats are Felis domestica, right? So Panthera genus or Felis genus. Both these genus, Panthera and Felis, are put together into the family of Felidae. ठीक, इसी तरह से जो डॉग्स हैं उनकी फैमिली क्या होती है, उनकी फैमिली को बोलते हैं हम कैंसिडी। ओके, सो डॉग्स आर इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ कैंसिडी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एक कैट और डॉग के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, राइट। सो अ कैट इज़ having more similarity with a tiger than a cat is having a similarity with the dog, right? Because the cats belong to the same category. The cat and tiger belong to the category of the Felidae, but dog belongs to another family, which is family Cancidae. That is why there will be more differences between this family and this family, and there will be more similarities between among these members of this family. Okay, so a cat will having more similarities with the big cats, but a cat will be having more differences with the dogs, right? तो इस तरह से हमने देखा कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कैटेगरीज है जिसको हमने फैमिली बोला है, तो फैमिली विल इंक्लूड a group of related genera. Next level comes the order. Order में क्या करते हैं, order में again an order will include a group of related families. Okay, so generally अभी तक हमने जो देखा स्पीशीज या जीनस या फैमिली, these are basically when you are assigning genus, species or family status to an organism, mainly what you see is that you see the similarities among the organisms, you see similarities among the characteristics, and you also see the differences. But when you reach the level of the order, what happens that generally order or the other higher taxon, other higher categories are actually identified based on aggregates of characters. Okay, rather than just the similarities and differences, here you consider not only one or two character, but here you take so many characters, and then based on that you define the order, you place them into certain order. Okay, so an order will be a group of related families, and the organisms placed in an order will have less number of the similarities as compared to the organisms placed in a particular family, right? So as we had seen the family Convolvulaceae जिसका मेंबर है स्वीट पोटैटो और Solanaceae जिसका मेंबर है पोटैटो. So these two families are again related to each other, and they have been put in the next higher taxon called as polymoniales. Okay, so Convolvulaceae and Solanaceae are put together into the order of polymoniales. Similarly, the Felidae and Cancidae. Okay, Felidae कौन सा में कैटेगरी हुआ, कैट्स का, एंड कैंसिडी डॉग्स का. सो the dogs and cats again are related, they have certain similarities. So based on that, dogs and cats can be put together into the next higher level of the group or next taxon, which is an order. So at the level of the order, cats and dogs, they are put in the same category, in the same rank. Okay, so Felidae and Cancidae, that means cats and dogs, they are put in the same order, and the name of this order is order Carnivora.
Okay, so dear students, you have to make a very good note of these things which I have told you. These are very important points. You have to remember the name of these organisms, you have to learn it by heart. Okay, so uh, please write down the name of these scientific name of these organisms and remember it. Okay, we will discuss the next topics of the taxonomic higher taxonomic categories in the next class. Thank you.